सर सबसे पहले आपको परिचय देंगे। मेरा नाम रोहित इल्पाची, मैं नागपुर में सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसा मेरी पहचान है और मैं सपोर्ट करने आया हूँ क्योंकि मेरे भाई बंधु है। इस वजह से कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी मंत्री अशोक उइके जी, जो आदिवासी मंत्री है महाराष्ट्र के, वो चैलेंज करना चाहते हैं इस हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को। देखिए 2014 में डे बोर्डिंग नाम की स्कीम जो आई थी, वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी उनकी लाई हुई स्कीम है। नागपुर में वो स्कीम आई थी। डे बोर्डिंग का अर्थ ऐसा था कि बच्चा घर से निकलेगा, बस सुविधा लेगा, स्कूल जाएगा, नामांकित स्कूल मतलब सर पोद्दार जैसी स्कूल, रॉयल गोंडवाना जैसी स्कूल, ऐसी स्कूलों में उसका एडमिशन होगा और शाम को वो अपने घर जाएगा। सर आदिवासी मंत्री ने वो काम को, मतलब उस स्कीम को, उसका खच्चीकरण करने के लिए, देखिए खच्चीकरण कैसे किया जा रहा है। पहले हमारी एडमिशन होती है 200-300, आज एडमिशन हो रही है 50, 60, 77। तो खच्चीकरण क्यों किया जा रहा है, ये इसका हमने जब पता लगाया तो आदिवासी जब शिक्षित होता है तो बोलना शुरू करता है। जब वो बोलना शुरू करता है तो उसके हक अधिकार वो लेने के लिए, उसके हक अधिकार पाने के लिए, उसके लिए वो संघर्ष करता है। और जब वो उसके संघर्ष में अगर कोई अड़चने आती है तो वो रस्तों पर आता है, संगठित होकर रस्तों पर आता है। पहले वो इक्का दुक्का में लड़ता था, अभी वो संगठित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा ले लिया है, शिक्षित होने के बाद वो संघर्ष कर रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आदिवासी को इससे रोका, मतलब इसके लिए रोका जा रहा है, ना वो शिक्षा ले सके, ना वो पढ़ सके। सर नामांकित जैसी योजना, इतनी अच्छी योजना का खच्चीकरण अपने माननीय जो मंत्री है, संबंधित मंत्री अशोक उइके जी, आदिवासी मंत्री, वो कर रहे हैं। अभी तक के नामांकित की लिस्ट नहीं आई। 20 सितंबर को एडमिशंस बंद हो जाती है, सबको पता है। अभी तक के पहले की लिस्ट नहीं लगी, वो ठीक है। इन बच्चों के साथ में जो हो रहा है सर, नियम और शर्त लाई जा रही है, और ऐसी शर्त लाई जाइए जिससे उनका खच्चीकरण किया जा सके। मतलब दुर्गम भाग का आदिवासी, गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र का, चंद्रपुर हेमलकसा जैसे क्षेत्र का आदिवासी नागपुर जैसे मेट्रो सिटी में आकर पढ़े ना, इसके लिए वो व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इसके विपरीत मैं तो ये बोलता हूँ कि आदिवासी विकास विभाग है या विनाश विभाग। एक तो अगर आदिवासी विकास विभाग है तो कोई भी बिना शर्त के आदिवासी बच्चों को पढ़ने दिया जाए। उनकी डीबीटी है, डीबीटी समय पर दी जाए, उनका पैसा रोका नहीं जाना चाहिए। सारी चीजें जो करना है आदिवासी विकास विभाग में, वो सकारात्मक तरीके से किया जाए। अब ये नकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है, उसी के साथ में लाड़की बहन योजना भी दी है। सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा अच्छा है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है ये जीआर देखने के बाद में आदिवासी को मत पढ़ाओ, आदिवासी को मत बचाओ, ऐसा लग रहा है। आपका कहना है कि उनको जंगली बनाओ। सर उनका क्या कहना, मतलब उनका कहना क्या है और मेरा कहना क्या है। उनका जो कहना है वो जीआर के माध्यम से कह रहे हैं। अब जीआर पढ़ने का हमको समझ में आ रहा है कि वो यही चाहते हैं कि हम जंगलों में रहें, दुर्गम भागों में रहें, शिक्षा ना ले पाए, इस तरीके की वो काम कर रहे हैं। अभी लास्ट पड़ाव क्या होगा, क्योंकि अभी सुबह से लेकर अभी शाम तक जो प्रक्रिया देखी जा रही है उसमें 26 से 30 हुआ है, और इसके बाद बाकी लोगों की हम राय ले रहे हैं तो उनमें वो कह रहे हैं कि शिक्षा की कोई लिमिट नहीं होती, उम्र की कोई लिमिट नहीं होती। तो इसके बाद आपका अगले पड़ाव क्या होगा? सरकार ने जीआर लाया है, 26 से अभी 30 कर दिया आज की डेट में। डिमांड ऐसी चल रही है बच्चों की कि भैया 30 से 35 होना चाहिए। मेरा ऐसा बोलना है कि आप 30 से 40 कर लो। हो सकता है कि अति दुर्गम भाग में रहने वाला व्यक्ति 10th बहुत बाद में पास करे, 12th बहुत बाद में पास करे। पढ़ने की इच्छा हो तो कभी भी पास पढ़ने की इच्छा हो तो कभी पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसको गढ़चिरौली से आके यहाँ पढ़ना है, उसके पास में व्यवस्था है, उसको पढ़ना है, तो हमारा नौकरी के लिए नहीं पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने के लिए पड़ेगा। तो उसको भी हक है ना सर, उसको भी अधिकार है हॉस्टल में रहने का, तो उस पर ये पाबंदी ना लगाई जाए, हमारा ये बोलना है। और अगर इतना ही है, सरकार से मेरी विनंती है, आदिवासी मंत्री से मेरी विनंती है, मुख्यमंत्री जी से मेरी विनंती है, इतना ही है तो आप उस तालुका, आप उस शहर, आप उस जिला लेवल पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो। आप इधर आई ना, आज क्यों गोंडवाना यूनिवर्सिटी, गढ़चिरौली की गोंडवाना यूनिवर्सिटी सबसे नीचे वाले रैंक पे है? क्यों? वहां पे प्रोफेसर नहीं है? क्या उनको पगार नहीं मिलता? क्या वो अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे? सर वो पढ़ा पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, इच्छा शक्ति नहीं है सर करने की। क्यों जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी क्यों सबसे निचले स्थान पे? ऐसा क्यों इनका बोलना है कि भैया वहां एडमिशन, वहां से अगर हम पास आउट होते तो हमारी कोई गिनती नहीं होती वहां? हम नागपुर से पास आउट होते तो हमारी अच्छी गिनती होती है, वहां पे रैंकिंग में होती है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि आप गढ़चिरौली जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी है उसको आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ ना, वहां पे इस तरह का एजुकेशन लेवल बढ़ाओ ना, तो वो क्यों आएंगे नागपुर में? क्यों आएंगे नागपुर में? ये हमारा ये कहना है सर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो,
आप अच्छा एजुकेशन। तो साथियों, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा किसी 90 साल की दादी ने, 60 साल की दादी ने ग्रेजुएशन पास की या फिर 10 पास की या फिर 12 पास किया। तो बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो संविधान में शिक्षा का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। उन्होंने तो कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है और हम जीवन भर पढ़ेंगे तो भी जो पैर का गुर्गा होता है उसके ऊपर भी हम जा नहीं सकते। यह शिक्षा का क्राइटेरिया बाबा साहब ने संविधान में बताया। फिर भी क्यों सरकार इस तरह से कर रही है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ने जो बात रखी या फिर बाकी लोग जो बात रख रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है। शिक्षा का क्या मापदंड होना चाहिए, शिक्षा का क्या उम्र होनी चाहिए, ऐसा कोई मापदंड हो सकता है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।